नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलखेड़ा, कक्षा 11 रसायन विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज रसायन विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत एस ब्लॉक तत्व का व्याख्यान 3 होगा। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व पिछले व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे क्षार धातुओं के रासायनिक गुण और क्षार धातुओं के उपयोग। आज के इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण और लिथियम का असंगत व्यवहार। सबसे पहले आज का हमारा चर्चा का बिंदु है क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल। पहला हमारा कंपाउंड है ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड्स, यानी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। प्यारे बच्चों, क्षार धातु वायु के आधिक्य में जलाने पर ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स देती हैं, जैसा कि आपको पीछे बताया, जैसा कि आपको पिछले व्याख्यान में हमने बताया था। लिथियम मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड एवं कुछ पेरोक्साइड बनाते हैं। सोडियम मुख्य रूप से सोडियम पेरोक्साइड और कुछ सुपर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम मुख्य रूप से सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स शुद्ध रूप में बनाए जा सकते हैं। धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ पेरोक्साइडों और सुपर ऑक्साइडों के स्थायित्व में वृद्धि होती है। यानी जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, मान के चलिए हमारे पास पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है और सीजियम सुपर ऑक्साइड है। 3 सुपर ऑक्साइड्स हमारे पास हैं, एक पोटेशियम का है, एक रुबिडियम का है, एक सीजियम का है। और आपसे कहा जाए कि इन तीनों को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखें तो परमाणु आकार, पोटेशियम से बड़ा परमाणु आकार किसका है? रुबिडियम का। और इससे बड़ा परमाणु आकार किसका है? सीजियम का। तो जैसे जैसे पेरोक्साइड, जैसे जैसे क्षार धातु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे सुपर ऑक्साइड्स का स्थायित्व बढ़ता है। इसका कारण क्या है कि जालक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है, जालक ऊर्जा प्रभाव के कारण बड़े धनायनों का बड़े ऋणायनों के साथ मिलकर एक स्थायित्व प्रदान करना इसका कारण होता है। क्षार धातुओं के ऑक्साइड सरलता पूर्वक जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड्सों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स, मान के चलिए हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, ये जल अपघटित हो जाए तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 आयन उपस्थित हैं, एक तो सोडियम आयन है और दूसरा क्या है? OH आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस तरह से क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स सरलता पूर्वक क्या हो जाते हैं? जल अपघटित हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार धातुओं के पेरोक्साइड जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। मान के चलिए हमारे पास सोडियम पेरोक्साइड है, Na2O2, ये जल अपघटित हो तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस प्रकार क्षार धातुओं के पेरोक्साइड भी जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अकार्बनिक रसायन में सोडियम पेरोक्साइड को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड भी जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स तीनों ही जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये जल अपघटित हो तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड
प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी किसमें हाइड्रोलाइसिस हो गया। इस प्रकार पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जल अपघटित होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं। ये नोट करना है आपको कि क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं। क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड अनुचुंबकीय होते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों की कैटेगरी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो ये अनुचुंबकीय होते हैं। शुद्ध अवस्था में क्षार धातुओं के परऑक्साइड रंगहीन होते हैं। क्षार धातुओं के सुपर ऑक्साइड पीले या नारंगी रंग के होते हैं। क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्षार धातुओं के ऑक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जन के साथ आसानी से घुल जाते हैं। जल में इनके घुलने का कारण इनका तीव्र जल योजन होता है। हाइड्रेशन बड़ी तीव्रता के साथ इनका होता है। क्षार धातुओं के हैलाइड्स ऑफ द एल्कली मेटल। क्षार धातु MX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। जैसे NaCl बनाता है, NaCl हो गया, जैसे KBr हो गया, जैसे LiF हो गया। तो ये क्या है, ये MX टाइप के क्षार धातुओं के हैलाइड हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड उच्च गलनांक वाले रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। क्षार धातुओं के हैलाइडों को उपयुक्त क्षार धातुओं के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की हाइड्रोहेलिक अम्ल जैसे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। इस तरह से अभिक्रिया के साथ हम इनको बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कोई ऑक्साइड है, मिस सोडियम ऑक्साइड। हम ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करी तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार यदि हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसकी हम HBr से रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस H2O। इसी प्रकार हमारे पास कोई भी कार्बोनेट है। इमेजिन कीजिए हमारे पास कार्बोनेट है Na2CO3। इस पर हम HCl की रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा, उसके संगत हैलाइड बनेगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी प्लस संतुलित करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल। इस प्रकार क्षार धातुओं के ऑक्साइड, क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स और क्षार धातुओं के कार्बोनेट्स पर हाइड्रोहेलिक एसिड यानी HCl HBr की क्रिया करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्षार धातुओं के हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्षार धातुओं के सभी हैलाइडों की संभवन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। यहां पर हमने क्षार धातु लिखी और इसके संगत हैलाइड्स बनाए। जैसे यहां पर मेटल फ्लोराइड में क्या, ये लिथियम फ्लोराइड हो गया। तो यहां पर बात करें तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। यहां पर लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये क्या, लिथियम आयोडाइड बन जाएगा।
इसी प्रकार यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, हमारे पास एक चार्ट बनाया है, इसमें देखें ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब नेगेटिव हैं, ये भी सभी नेगेटिव हैं, ये भी सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं और ये सब वैल्यूज नेगेटिव हैं। और हम एज ए रिजल्ट देखते हैं कि क्षार धातुओं के जितने भी हैलाइड्स बनते हैं, चाहे वो लिथियम के फ्लोराइड्स बने, चाहे वो सोडियम के फ्लोराइड्स बने, चाहे वो पोटेशियम के फ्लोराइड्स बने, या रुबिडियम के फ्लोराइड्स बने, या चाहे वो सीजियम के, या इनके क्लोराइड्स बने, या ब्रोमाइड्स बने, या आयोडाइड्स बने, इन सब की संभवन एंथैल्पी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो हाईली नेगेटिव होती है, उच्च ऋणात्मक होती है। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों की मानक संभवन एंथैल्पी का मान वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कम ऋणात्मक होता जाता है। यानी जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है, लिथियम फ्लोराइड की। जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे गए वैसे वैसे आप देखिए ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ घटती चली जा रही है, मींस क्या है कि कम ऋणात्मक होती चली जाती है। ये फ्लोराइड्स की बात करते हैं हम। क्षार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के संभवन एंथैल्पी का मान वर्ग में नीचे की ओर जाने पर अधिक ऋणात्मक होता है। देखिए हम क्लोराइड्स की बात करते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव की ओर बढ़ी, ये वैल्यू नेगेटिव की ओर बढ़ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव की ओर बढ़ रही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इससे अलग हैं। अभी आपने देखा फ्लोराइड में ये वैल्यू घट रही थी नेगेटिव वाली, लेकिन यहाँ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ये वैल्यू लगातार कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी अधिक ऋणात्मक हो रही है। ये लिथियम का भिन्न व्यवहार भी प्रदर्शित होता है। किसी धातु विशेष के लिए संभवन एंथैल्पी का मान फ्लोराइडों से आयोडाइडों तक हमेशा कम ऋणात्मक होता है। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है फ्लोराइड्स में, इसी का यदि हम क्लोराइड देखें तो इसकी वैल्यू कम नेगेटिव हो गई, फिर और कम नेगेटिव हो गई ब्रोमाइड में, फिर और कम नेगेटिव हो गई आयोडाइड में। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ बढ़े ये वैल्यू कम नेगेटिव होती चली जाती है। इसी प्रकार हम सोडियम के केस में देखें, इसी प्रकार हम पोटेशियम के केस में देखें, तो सभी क्षार धातुओं के केस में फ्लोराइड से आयोडाइड तक जो संभवन एंथैल्पी का मान है जो वो कैसा हो जाता है, इनका कम ऋणात्मक होता चला जाता है। क्षार धातुओं के हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक का क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे ज्यादा जो गलनांक क्वथनांक होता है वो क्षार धातुओं के मेटल फ्लोराइड्स का होता है, इससे कम मेटल क्लोराइड का होता है, इससे कम मेटल ब्रोमाइड का होता है और इससे कम मेटल आयोडाइड का होता है। क्षार धातुओं के सभी हैलाइड जल में घुलनशील होते हैं। लिथियम फ्लोराइड की जल में निम्न विलेयता, इसकी उच्च जालक ऊर्जा यानी जो लेटेस्ट एनर्जी होती है लिथियम फ्लोराइड की कैसी होती है, हाई होती है, इसके कारण होती है इसकी जल में निम्न विलेयता। सीजियम आयोडाइड की जल में निम्न विलेयता सीजियम आयन तथा आयोडाइड आयन की निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण होती है। लिथियम फ्लोराइड के अतिरिक्त लिथियम के अन्य हैलाइड एथेनॉल, एसीटोन और एथिल एसीटेट में घुलनशील होते हैं। इससे ये इंडिकेट होता है कि लिथियम जो फ्लोराइड है इसकी प्रकृति आंशिक रूप से सहसंयोजक होती है। लिथियम क्लोराइड प्रीडीन में भी घुलनशील होता है। अगला आज का चर्चा का बिंदु है ऑक्सो अम्लों के लवण, सॉल्ट्स ऑफ द ऑक्सो एसिड। ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह होता है। यानी एक ही परमाणु पर तो OH और उसी परमाणु पर क्या हो, ऑक्सो ग्रुप हो। जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में हमारे पास क्या है, कार्बन, और इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 OH ग्रुप इस पर लगे हुए हैं। H2CO3, तो इसमें यहां पर देखें हमारे पास ये OH ग्रुप है इस पर, और ये भी OH ग्रुप है, और ये क्या है इस पर, O ग्रुप है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही परमाणु पर OH ग्रुप भी लग रहा है यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी लग रहा है, और उसी परमाणु पर क्या लग रहा है, आपके पास ऑक्सो ग्रुप भी लग रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सो एसिड। इसी प्रकार हम यहां पर देखते हैं H2SO4 को, हमारे पास H2SO4 है, अब H2SO4 में बात करते हैं तो इस पे OH ग्रुप लग रहा है, यहां ये भी OH ग्रुप लग रहा है, और देखते हैं 2 O ग्रुप भी लग रहे हैं।
तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस सल्फर पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी है और ऑक्सो ग्रुप भी है, तो ये ऑक्सो एसिड का एग्जाम्पल है। क्षार धातुएं सभी ऑक्सो अम्ल के साथ मिलकर लवण बनाती हैं। ये लवण साधारणतः जल में घुलनशील होते हैं और ताप स्थायी होते हैं। क्षार धातुओं के कार्बोनेटों एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व अत्यधिक होता है। मीन्स क्या है कि क्षार धातु जो भी कार्बोनेट बनाती हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के हैं उनका तापीय स्थायित्व भी अत्यधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, अतः क्षार धातुओं के कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो सबसे ऊपर वर्ग में लिथियम है तो उसका कार्बोनेट हुआ लिथियम कार्बोनेट। जैसे जैसे वर्ग में जाएंगे लिथियम, फिर पोटेशियम, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट होंगे, तो इनका स्थायित्व बढ़ता है। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करें तो लिथियम से लेकर सीजियम बाइकार्बोनेट तक इनका स्थायित्व बढ़ता है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति कम स्थायी, लेस स्टेबल होता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े ऋणायन कार्बोनेट आयन को ध्रुवित कर अधिक स्थायी लिथियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट का अस्तित्व ठोस अवस्था में नहीं होता। लिथियम कार्बोनेट इसको गर्म करें तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इसलिए लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति कैसा होता है, कम स्थायी होता है। लिथियम का असंगत व्यवहार, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम या एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, अपसामान्य व्यवहार। लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में असमानता प्रदर्शित करता है। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं। क्या दो प्रमुख कारण है? पहला कारण है इसके परमाणु और आयन का असामान्य रूप से छोटा आकार। दूसरा, इसकी उच्च ध्रुवण क्षमता अर्थात आवेश त्रिज्या का अनुपात इसका उच्च होता है। लिथियम के यौगिकों की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है, यानी लिथियम के जो यौगिक बनते हैं उनकी कोवेलेंट नेचर अधिक होती है। इसी कारण लिथियम के यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे कि अल्कोहल या ईथर इनमें कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण संबंध का मतलब क्या है? लिथियम किस आवर्त में है? सेकंड आवर्त में है, और मैग्नीशियम किस आवर्त में है? वो थर्ड आवर्त में है। लिथियम किस वर्ग में है? फर्स्ट ए वर्ग यानी फर्स्ट वर्ग में है, और मैग्नीशियम किस वर्ग में है? सेकंड ए वर्ग यानी सेकंड वर्ग में है। लिथियम परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 और मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12। लिथियम के गुण मैग्नीशियम के गुणों के लगभग समान होते हैं। इसी कारण लिथियम मैग्नीशियम से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध क्या होता है? आवर्त सेकंड के हल्के तत्व आवर्त थर्ड के अपने से अगले वर्ग वाले तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को विकर्ण संबंध कहा जाता है। लिथियम अन्य क्षार धातुओं के सापेक्ष अधिक कठोर होता है और इसका गलनांक एवं क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा सबसे कम होती है, परंतु यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। इसका रीजन क्या है कि लिथियम का मानक अपचयन विभव जो होता है वो कैसा होता है? सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। कितना होता है इसका? -3.04 वोल्ट। इसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होने के कारण यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मुख्य रूप से लिथियम ऑक्साइड बनाता है। अन्य क्षार धातुओं के विपरीत लिथियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड भी बना लेता है। यानी जो लिथियम है ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है और लिथियम नाइट्राइड बना लेता है। ये इसका असामान्य व्यवहार है। क्योंकि और कोई भी क्षार धातु नाइट्राइड नहीं बनाती लिथियम के अतिरिक्त, इसलिए लिथियम का ये असामान्य व्यवहार है। लिथियम क्लोराइड डिलिक्विसेंट यानी प्रस्वेद होता है और इस डाइहाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलित होता है, जबकि
अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड तो हाइड्रेट बनाता है, लेकिन हम अन्य क्लोराइड धातुओं के क्लोराइड की बात करें, NaCl, वो कोई भी हाइड्रेट नहीं बनाएगा, KCl कोई भी हाइड्रेट नहीं बनाता है। तो ये इसका अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा कैसा है? असामान्य व्यवहार है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होता, जबकि अन्य जो क्षार धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ठोस अवस्था में नहीं मिलता, लेकिन ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, ये ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। लिथियम एथाइन यानी एसिटिलीन से अभिक्रिया करके एथाइनाइड नहीं बनाता, जबकि अन्य क्षार धातु बनाते हैं। यदि हम सोडियम की एसिटिलीन से रिएक्शन करें तो सोडियम एसिटिलाइड बनेगा, लेकिन यदि हम एसिटिलीन से लिथियम की रिएक्शन करें तो लिथियम का एसिटिलाइड नहीं बनेगा, लिथियम का एसिटिलाइड नहीं बनेगा। ये डिफरेंस है। यहां सोडियम एसिटिलाइड या सोडियम इथाइनाइड बन जाएगा, लेकिन लिथियम का कोई भी इथाइनाइड या एसिटिलाइड नहीं बनेगा। अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड एवं ऑक्साइड की तुलना में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जल में कम विलेय होते हैं, ये कम घुलनशील होते हैं। लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के नाइट्रेट विघटित होकर नाइट्राइट में बदल जाते हैं। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करें तो लिथियम का ऑक्साइड बन जाएगा, NO2 गैस मुक्त होगी। लेकिन यदि हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें, यदि हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको गर्म करने पर सोडियम नाइट्राइट बनेगा। ये डिफरेंस होता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ जिन बिंदुओं पर समानता प्रदर्शित करता है उनमें क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या क्रमशः 152 पिकोमीटर और 160 पिकोमीटर है। लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या 76 पिकोमीटर तथा मैग्नीशियम आयन की आयनिक त्रिज्या 72 पिकोमीटर होती है। लगभग समान आकार के कारण लिथियम और मैग्नीशियम में निम्न समानताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है, लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्ग की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की धातुएं हैं, यानी लाइट वेटेड होती हैं, और लेकिन ये कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। दूसरा, लिथियम और मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, और क्षार धातु तो तीव्रता के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन लिथियम धीमी गति से क्रिया करती हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। ये भी प्रॉपर्टी अन्य धातुओं से इनको पृथक करती है और दोनों की आपस में कैसी है? समान है। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य से अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ध्यान करना है कि जो बड़े आयन होते हैं जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ये तो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये वायु के आधिक्य से क्रिया करके सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते। यदि आपसे कहा जाए कि Li2O प्लस O2 और यहां पर लिख दिया जाए आधिक्य, और रिएक्शन दे दी जाए कि LiO2, क्या यह अभिक्रिया संभव है? तो आप लिखेंगे नहीं, यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करते। लिथियम और मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सरलता पूर्वक विघटित होकर उनके ऑक्साइड्स और CO2 बनाते हैं। दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते। लिथियम कार्बोनेट गर्म कर दिया जाए तो लिथियम ऑक्साइड में और CO2 में बदल जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाए, MgO बनेगा प्लस CO2 बन जाएगा।
और इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ये ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही एथेनॉल में घुलनशील होते हैं। लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही डिलिक्विसेंट यानी प्रस्वेद यौगिक होते हैं और जलीय विलयन में ये डाइहाइड्रेट और ऑक्टाहाइड्रेट्स बनाते हैं। जिस प्रकार लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट बनाता है उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड भी ऑक्टाहाइड्रेट बनाता है। क्रैश रिवीजन, आज के इस व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनमें थे क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण, जिसके अंतर्गत हमने आज आपको क्षार धातुओं के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स और ऑक्सो अम्लों के लवण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। इसके अतिरिक्त लिथियम का असंगत व्यवहार, इसके अतिरिक्त लिथियम का असंगत व्यवहार आज का चर्चा का बिंदु था। अब गृह कार्य। पहला प्रश्न है, लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करता है? यह आपका पहला प्रश्न होगा जो एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.7 है। दूसरा प्रश्न है, लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर एवं सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर क्यों विघटित होता है? यह आपका दूसरा प्रश्न होगा जो कि आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 10.12 है। सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलय होते हैं, समझाइए। ये तीसरा प्रश्न है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर आपके पास 10.20 है। चौथा प्रश्न आज का, लिथियम फ्लोराइड जल में लगभग अविलय होता है जबकि लिथियम क्लोराइड न सिर्फ जल में बल्कि एसीटोन में भी विलय होता है, इसका कारण बताइए। ये एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 10.23 है। यह आपका गृह कार्य है। प्यारे बच्चों, अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु होंगे सोडियम कार्बोनेट का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग, और दूसरा हमारा पॉइंट होगा उस दिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का विरचन, गुणधर्म एवं उपयोग। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।